हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं विद्युत रसायन का हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं विद्युत रसायन का दूसरा भाग लेके आया हूँ और आज का मेन टॉपिक होगा कोलराउस का नियम। ये एग्जाम में अक्सर इसे पूछा गया है, इसलिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए मेरे साथ बने रहिए अंतिम तक, ठीक है। लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ आ सके। चलो अब मैं इसके बारे में लिखना आराम करता हूँ। तो आप लिख सकते हैं इसमें कम बातें करके। हाँ, एक बात और, सभी लोग सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहिए और साथ में शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें जिससे कि वो भी इस क्लास को देख सकें। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटय के अनंत मोलर चालकताओं उनके धन आयनों व ऋण आयनों की अनंत मोलर चालकताओं जुकाम हो गया। अनंत मोलर चालकताओं के कुल योग के बराबर होती है, ठीक है। इस प्रकार से इसने कोलराउस ने एक नियम दिया था और ये बताया कि इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटय के अनंत मोलर चालकताओं व उनके धन आयनों व ऋण आयनों की अनंत मोलर चालकताओं के कुल योग के बराबर होती है, ठीक है। धन आयनों, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। इस नियम के अनुसार तो लिखा ही नहीं, अरे यार यहाँ लिख दीजिए। इस नियम के अनुसार, दोबारा से थोड़ा, इस नियम के अनुसार, वही तो देखूं अनुसार कहाँ है। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटय के अनंत मोलर चालकताओं व उनके धन आयनों व ऋण आयनों की अनंत मोलर चालकताओं के कुल योग के बराबर होती है। इसने ये कहा कि जो विद्युत अपघटय के अनंत मोलर चालकताएं होती हैं वो धनायनों व ऋणायनों के योग के बराबर होती हैं। जो भी विद्युत अपघटय की मोलर चालकता होती है तो वो किसके बराबर होती है? धनायनों व ऋण आयनों की अनंत मोलर चालकताओं के बराबर होती है। सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये धनायनों और ऋण आयनों की बराबर होती है, ठीक है। जो भी विद्युत चालकता होती है वो धनायनों और ऋण आयनों के बराबर होती है, लेकिन इसमें अनंत मोलर चालकता लिखा हुआ, इसलिए हमने धनायनों और ऋण आयनों की अनंत मोलर चालकताओं के बराबर, दोनों में जब उसमें भी अनंत लगाया तो इसमें भी आपको अनंत में लगाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल आप समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर AgCl ले लिया, सिल्वर क्लोराइड।
अब इसके अनंत की बात करें तो लैम्डा से स्टार्ट करें, लैम्डा अनंत, लैम्डा एम अनंत लिख ले रहे हैं, या लैम्डा अनंत लिख लो सिर्फ, ठीक है। तो लैम्डा एम अनंत ए जी सी एल हमने लिख लिया इस प्रकार से अनंत। अब ये अनंत मोलर चालकता का काम कर रहा है, अनंत मोलर चालकता, ठीक है। एम इसीलिए देखो मोलर का काम करती है, अनंत मोलर चालकता ए जी सी एल को ले लिया। अब हम इसको बराबर की बात कर रहा है, या हम रिएक्शन का सीधा मार दें, ठीक है। आप क्या करें कि धनायनों व ऋण आयनों की अनंत मोलर चालकता, तो इसमें भी अनंत मोलर चालकता हमें दिखानी है, तो डेल्टा अनंत एम। अब देखो इसमें धनायन कौन है, ये वाला, और ऋणायन कौन है, ये वाला, तो इसको हम अलग कर लेंगे। तो ए जी आपका हो गया अलग, ये धनायन का काम करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, धनायन, तो हम इस पर क्या लगा देंगे, धनायन, फिर प्लस लगाएंगे, फिर लैम्डा एम अनंत कर लेंगे हम। तो अब सी एल हमारा क्या करेगा, ऋणायन का काम करेगा। तो इस प्रकार से आप इसका एग्जाम्पल देंगे, चाहे वो एन ए सी एल हो तो एन ए धन का काम करेगा और सी एल भी ऋण का काम करे। तो इस प्रकार से कोलराउस ने एक नियम दिया था और बताया था कि जो अनंत विद्युत अपघट्य जो अनंत मोलर चालकताएं होती हैं वो धनायन व ऋणायन के मोलर अनंत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होते हैं। तो इन दोनों का योग के ये बराबर होता है, ठीक है। इसलिए इसे अच्छे से लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ भी नहीं, बस इतना है, विद्युत अपघट्य की जो अनंत मोलर चालकता होती वो धनायन व ऋण आयनों के अनंत मोलर चालकताओं के बराबर होती है। तो जैसे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, तो धनायन ये और ये ऋण आयन है, ठीक है। तो इन दोनों का योग के बराबर ये है, ठीक है। चलो अब इसमें एक चीज़ और पूछ ली जाती है। अब चाहे तुम इसमें लिख सकते हो, इसकी हम हिंदी भी बता सकता हूँ, ठीक है। इसमें लिखा मोलर, इसमें आपको लिखना है ये धनायन, ये लिखना है धनायनों की, आप लिख सकते हो, ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, धनायनों की मोलर चालकता। इसके लिए लिख रहा हूँ मैं धनायनों की अनंत मोलर चालकता, अनंत मोलर चालकता। तो ये धनायनों के लिए है, ठीक है, और ये ऋणायनों के लिए है। तो नीचे हम इसे के लिए ऋणायनों के लिए अनंत मोलर चालकता, ठीक है। और इससे आप बता सकते हैं अनंत मोलर चालकता, अनंत, ये विद्युत अपघट्य की है, अनंत मोलर चालकता। तो समझ लिया सबने, ये धनायन का काम कर रहा है, ये ऋणायन का काम कर रहा है, और ये अनंत मोलर चालकता। तो इन दोनों के जो आपस में बराबर देखा गया है, धनायन ऋणायन के, ये अनंत विद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता को बराबर देखा गया, यही तुम्हारे कोलराउस ने नियम दिया था, ठीक है। अब इसको कोलराउस के नियम में अनुप्रयोग और बहुत आईएमपी है, स्क्रीनशॉट फटाक से, ओके ले लिया। चलो तो इसके बाद है कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। ये बहुत अच्छा प्रश्न, कोलराउस नियम के अनुप्रयोग यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अनुप्रयोग में आपने लिखना है इस नियम की सहायता से, इस नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघटयों की अनंत मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती
है। एक बार चेक कर लें सही दिख रहा है इस नियम के अनुसार। ठीक है, दिख तो सही रहा। ठीक है, अनंत मौलिक चालकता ज्ञात की जा सकती है। जैसे जैसे हेडिंग बना लीजिए दुर्बल विद्युत अपघटय। इसमें क्या लिखना है? दुर्बल विद्युत अपघटय। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघटय जैसे आपका सिरका हो गया, ये दुर्बल विद्युत अपघटय का काम करता है। ठीक है, तो दुर्बल विद्युत अपघटय वो कहलाते हैं, अरे लिखा चुका हूँ शायद, दुर्बल विद्युत अपघटय वो कहलाते हैं जो पूर्णतः आयनित नहीं होते। ठीक है, जो पूर्णतः आयनित नहीं होते। ठीक है, होते हैं। जैसे इधर ही लिखे दे रहा हूँ, जैसे एसिटिक अम्ल छिड़का COOCH। ठीक है, तो ये दुर्बल विद्युत अपघटय का काम करता है। तो दुर्बल विद्युत अपघटय वो कहलाते हैं जो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, जैसे छिड़का या एसिटिक अम्ल से बुला सकते हो। अब इसी में प्रबल विद्युत अपघटय आपको समझना पड़ेगा। प्रबल विद्युत अपघटय दोनों ही समझने पड़ेंगे, एक आएगा तो फिर समझो दो ही आएंगे, दोनों ही आएंगे। अब इसमें क्या, ठीक इसके विपरीत परिभाषा, ये पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ये पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। जैसे HCl, जैसे HCl CH3COO Na, सोडियम, इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट, NaCl आदि। ठीक है, NaCl ATC। तो जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वो प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं। जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, CH3COO इसका नाम सोडियम एसीटेट है, NaCl इसका नाम सोडियम क्लोराइड है। तो ये आपका बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में लिखते रहें साथ साथ में। ठीक है, सबने लिख लिया? ठीक, सबने नोट किया? ओके, स्क्रीनशॉट ली? ओके, चलते हैं अब आगे। अब हम इसके उदाहरण से समझते हैं कि इसने क्या कहा अनुप्रयोग में, कि इस नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघटयों की अनंत मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। दुर्बल की बात करो, दुर्बल इसमें कौन है? ये, इसकी ज्ञात कर सकते हैं। किससे? इससे ज्ञात कर सकते हैं, प्रबल से हम दुर्बल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। ये प्रश्न समझ लिया, एग्जाम में आया था, अनुप्रयोग आए थे, और एग्जाम में अगर ये कर गए तो कमाल हो जाएगा। तो उदाहरण से हम समझते हैं अनुप्रयोग को, किस प्रकार से इसने ऐसा बोला है। तो ध्यान दे एग्जाम्पल देखकर। ठीक, बात हुई है, पहले तो हम दुर्बल ही लिख लें, डेल्टा M अनंत CH3COOH। ध्यान देना, इस प्रकार से दुर्बल को हमने लिख लिया। ठीक है, अनंत मोलर चालकता के साथ हमने लिख लिया एसिटिक अम्ल को। अब इसको हम जब तोड़ेंगे तो किस प्रकार से तोड़ेंगे? डेल्टा M अनंत CH3COO, अब इसके ऊपर हम लगा देंगे माइनस। यहाँ तक हमने तोड़ा, H जो है हमारे बाद का प्लस का काम करेगा, हम यहाँ पर लगाएंगे प्लस का निशान, डेल्टा M अनंत और H प्लस कर देंगे। जैसे कि अभी एग्जाम्पल हमने आपने AgCl को देखा था। बिल्कुल, जब एसिटिक अम्ल को तोड़ोगे तो ये इस प्रकार से टूटता है, पीछे वाले H प्लस में जाता है और बाकी CH3COOH के ऊपर माइनस रहता है।
दूसरी बात, ये काय का काम कर रहा है, दुर्बल का काम कर रहा है, दुर्बल का काम कर रहा है। ठीक है, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। दूसरी बात, अब हमने प्रबल को लेना है। प्रबल कौन है हमारा, पहला HCl था, HCl। ठीक है, अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा एम अनंत AH पहले तो इसमें प्लस लिख दिया, क्योंकि H काय का काम करेगा, प्लस का काम करेगा। अब Cl काय का काम करे, ये तो तुमको पता गया। तो डेल्टा एम अनंत Cl के ऊपर माइनस लगा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। तोड़ दिया हमने इसको, तोड़ना अगर तोड़ दिया तो आसान बन गया। तीसरी बात डेल्टा एम अनंत CH3COOANA, ये सोडियम एसीटेट हमने अब ले लिया। अब इसको तोड़ते हैं तो देखो ये टूट जाएगा इतना, फिर Na प्लस में चला जाएगा। तो डेल्टा एम अनंत CH3COO, इस पर चढ़ेगा माइनस, फिर प्लस डेल्टा एम अनंत, इसके चढ़ेगा प्लस, अरे Na लिखा प्लस का, Na के ऊपर चढ़ेगा प्लस। तो ये इस प्रकार टूट गया। अब हमारा बचा है नमक, डेल्टा एम अनंत NaCl, इसे तोड़ लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एम अनंत Na प्लस पे चला जाएगा, फिर प्लस का निशान, डेल्टा एम अनंत Cl माइनस पे चला। ये इस प्रकार से हमने सारे के सारे तोड़ लिए। अब ये अलग चीज़ है और ये प्रबल अलग है। ये काय का काम कर रहे हैं, प्रबल का काम कर रहे हैं। ये काय का काम कर रहे हैं, प्रबल विद्युत अपवर्तक का काम कर रहे हैं। अब इसको हमने एक समीकरण 1 मान लिया, ये अलग है तो वो अलग रहेगा। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण आपका 2 है। प्रबल की बात कर रहा हूँ, ये समीकरण 3 है। तो 3 प्रबल है, तो तीनों को आप लिख लीजिए। ठीक है, तो आप देख समीकरण 1 व 2, याद रखना समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो क्या लिखना है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर एक व 2, ऐसे लिखो, समीकरण 1 व 2 के योग में से समीकरण 3 को घटाने पर समझ में आया। तो समीकरण 1 क्या है तुम्हारा, समीकरण 1 है क्या, तो समीकरण 1 यही तो है, ये कहाँ, ये रहा। तो समीकरण 1 रख लो, डेल्टा एम अनंत HCl प्लस समीकरण 2 ये रहा, डेल्टा एम अनंत CH3COOANA। अब माइनस होगा तीसरा समीकरण, तो डेल्टा एम अनंत NaCl। अब हम इसको लिख लेते हैं, जिससे हमने इसमें लिखा इसको तोड़ के लिख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या था, डेल्टा एम अनंत H प्लस, फिर प्लस था, फिर डेल्टा एम अनंत, फिर Cl माइनस था। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस का निशान लगा तो हम यहाँ प्लस का निशान लगा। अब इसकी बारी आएगी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा एम अनंत CH3COO माइनस, फिर प्लस का निशान आएगा, क्योंकि इसको पूरा खोलेंगे तो एक बार ये माइनस हो गया, फिर प्लस करके यहाँ देख सकते हैं। इसको खोला तो इस प्रकार ऊपर आपने किस प्रकार से खोला हुआ है, इसे उस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये किस प्रकार से आयनित हुआ है आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको बिल्कुल सेम टू सेम नीचे लिखना है। ठीक है, प्लस अब ये Na बचा, तो डेल्टा एम अनंत Na प्लस। अब बात देखो माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा लो। ठीक है, तो डेल्टा एम अनंत Na प्लस। अब देखो, अब ये यहाँ प्लस जो लगाते हैं हम ध्यान देना, ये माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, इसके साथ जो माइनस और प्लस का गुणा क्या हो, ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस डेल्टा एम अनंत Cl माइनस। तो यहाँ जो प्लस होने वाला था वो क्यों माइनस हो गया, क्योंकि जब माइनस इंटू प्लस का मल्टीपल होता है तो हमेशा
माइनस आता है, इसलिए ये माइनस वो दिख रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो डेल्टा एम अनंत एच आपको दिख रहा है, और कहीं एच दिख रहा है। ये तो प्लस में है, कहीं माइनस का दिख रहा है, नहीं दिख रहा, छोड़ो। प्लस के देखो सी एल दिख रहे हैं, प्लस के सी एल दिख रहे हैं, ये माइनस के, तो ये माइनस के कट गए और ये प्लस के कट गए, ठीक है। हाँ, सोडियम के ये देखो प्लस के दिख रहे हैं, ये माइनस के दिख रहे हैं, तो ये दोनों भी कट गए। अब हमारे पास बचा क्या है, तो आप देख सकते हैं डेल्टा एम अनंत एच प्लस बचा हुआ है, प्लस डेल्टा एम अनंत सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस बचा हुआ है। इतना बचा हुआ, अगर हम इसको सही से लिख लें तो क्या होगा, डेल्टा एम अनंत सी एच थ्री सी डबल ओ एच। तो आपका प्राप्त क्या हुआ, दुर्बल विद्युत अपघटय प्राप्त हुआ। आपको क्या प्राप्त हुआ, दुर्बल विद्युत अपघटय। अब इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने दुर्बल विद्युत अपघटय को आयनित कर दिया, मतलब एसिटिक अम्ल को जब आयनित किया तो इस प्रकार से ये आयन में टूट गया, माइनस और प्लस में। फिर हमने प्रबल विद्युत अपघटय को लिया, जैसे HCl, फिर सोडियम एसीटेट, फिर सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, इनको आयनित किया। इनको हमने समीकरण 1, 2, 3 नाम दे दिया। समीकरण 1 व 2 को आप समीकरण 1 व 2 के योग से समीकरण 1 व 2 को आप आपस में जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद समीकरण 3 को घटाना है आपको। तो योग समीकरण 1 व 2 के योग से समीकरण 3 को घटाना है, ठीक है। तो घटाया इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब हमें प्लस और माइनस का देखना है, तो प्लस से माइनस को काट दिया, फिर प्लस से माइनस को काट दिया। जो ये प्लस बचा, ये माइनस बचा, क्योंकि ये सेम नहीं होगा, सेम नहीं तो नहीं कटेंगे, और जब सेम हो गए तो जरूर कट जाएंगे, ठीक है। अब ये सेम नहीं है, सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस अलग है, ये एच प्लस अलग है। अब इन दोनों का आंसर क्या बना था, ये देखो, इन दोनों का आंसर क्या बना था, ये बना था। तो ये आंसर हमारा प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हमने क्या किया, प्रबल विद्युत अपघटयों से दुर्बल विद्युत को प्राप्त कर लिया। प्रबल विद्युत अपघटयों से दुर्बल विद्युत अपघटय का निर्माण कर लिया। तो ये अनुप्रयोग पेपर की दृष्टि से, यूपी बोर्ड की दृष्टि से हर बार पूछा जाता है, हर बार कहीं ना कहीं। अब ये नहीं कि आपके ही जिला में पूछ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में चर्चा कहीं ना कहीं किसी जिला में होती, हो सकता है इस बार आपके जिला में आ जाए, आपके सेट में ये प्रश्न देखने को मिल जाए। तो पूरा कंप्लीट कोलराउस का नियम आप तैयार कीजिए। लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, 3 नंबर में आता है, 3 नंबर में लॉन्ग होता है, ठीक है। इसलिए 3 नंबर में इस प्रकार से आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें स्पीड में। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो हम कल फिर समझा देंगे बहुत आसानी से। जल्दी लिख लिया, ओके, चलते हैं आगे। अब इससे संबंधित सवाल मैं एक ही लगवाऊंगा, समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे सिर्फ 1 महीने का ही समय मिला है, और 1 महीने में मेरे को आपकी पूरी तैयारी करवानी। इसके बाद 1 महीने आपका रिवीजन करवाना है। 1 ही घंटा दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे को अपनी भी तैयारी करनी होती है। तो सवाल आपका दिया गया है, क्वेश्चन है इसी सूत्र पर आधारित NaCl, EHCl तथा एवं CH3COOH ये दे रखा है के लिए सीमांत मोलर चालकता के लिए सीमांत मोलर चालकता डेल्टा एम अनंत मोलर चालकता को इस प्रकार लिखा गया, क्रमशः 126.4 कामा 126.4
425 है, 425.9, 425.9 व 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो CH3COOH के लिए डेल्टा एम अनंत, डेल्टा नहीं लैम्डा बोलते हैं इसे, ठीक है, थोड़ा बोलने में गलती होगी, लैम्डा एम अनंत की गणना करें, तो आप अगर मैंने डेल्टा बोला हो तो इसे लैम्डा ही कर लें, ठीक है, लैम्डा आप इसे बोल सकेंगे लैम्डा एम अनंत, और लैम्डा के ऊपर ही अनंत होता है, ये भी है लैम्डा अनंत मोल जो भी है लैम्डा एम अनंत करके जो लिखा जाता है, ठीक है। तो जो डेल्टा बोला तो माई मिस्टेक है, क्योंकि डेल्टा इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ये डेल्टा होता है जैसा त्रिभुज जैसा। अब देखो इस सवाल को आराम से समझ लो। सवाल क्या दिया, NaCl, HCl एवं CH3COONA के लिए सीमांत मोलर चालकता डेल्टा लैम्डा एम अनंत क्रमशः 126.4, 425.9 व 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। अब ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स तीनों के पीछे लगा हुआ, मैंने लास्ट में इसके पीछे लगा दे कि अब का मतलब है कि तीनों को पीछे ही लगा मिलेगा, इसके भी पीछे इसके भी पीछे पेपर में देखने को मिलेगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो CH3COO मतलब एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा एम अनंत की गणना कीजिए। सवाल सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बहुत ही इजी सवाल है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। NaCl का मान कितना दिया गया, आंसर लिखिए आप। NaCl का मान दिया गया है, जो देखो NaCl नंबर 1 पे है आप देख पा रहे हैं, HCl नंबर 2 पे आप देख पा रहे हैं, और CH3COO यानी नंबर 3 पे। तो नंबर 1 का मान ये, नंबर 2 का मान और नंबर 3 का मान ये, तो 126.4 इसका मान दे रखा है। इसके बाद HCl की बात कर लें तो HCl का मान दे रखा 425.9 दे रखा है। इसके बाद बात कर लें CH3COONA, इसका मान दे रखा है 91.0। ये इस प्रकार से मान दे रखे। अब ये आपने सवाल में देखा, आपने क्या देखा, HCl और इन दोनों को जोड़ना है। अब एक बात अच्छे समझ लो, इससे समीकरण एक मत मान लेना, NaCl को आपको हमेशा घटाना है, चाहे यहाँ हो सकता है ये मान दोनों अलग अलग हो सकता है NaOH दे दिया हो, लेकिन हमेशा याद रखना NaCl को ही घटाना है आपको। तो जैसे मैं बता दे रहा हूँ, अब HCl प्लस CH3COONA फिर माइनस NaCl करना है आपको। तो मान HCl का कितना है 425.9 प्लस 91.0 माइनस 126.4, इन दोनों को जोड़ोगे तो बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ कितना होगा। 500 कितना हुआ, 516 कि ज़्यादा होगा बताओ, 516 होगा, ठीक है। तो 516 पॉइंट कितना लगा 9, 516 9 हो गया, क्योंकि 5 और 1 6 होता है और 2 11, ठीक है बिल्कुल सही है, माइनस 126.4। 9 में से 4 गया, कितना बचा, 9 में से 4 गया कितना बचा बताओ, आंसर अब निकालना है। 9 में से 4 गया, बचा है 5, 6 में से 6 गया 0 बचा है, 1 में से 2 गया नहीं गया 11, तो 11 में से 2 गया 9 बचा है,
यहाँ एक कम हो गया तो कितना रह गया 4, तो 490 हो गया क्या? दोबारा घटाइए भाई, गलती हो रही कहीं। 516 में से 126 घटाना है, पॉइंट में से 126.4 घटाना है, तो 9 में से 4 गया, 5 बचा, 0 बचा, 11, अब 11 में से 2 गया, 9 बचा, अब यहाँ बचा 4, और 4 में से 1 गया, 3 बचा, तो आपका आंसर हो गया 390.5, वो भी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बिल्कुल सही आंसर है, और बहुत ही सरल सवाल है, ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप बता सकते हो ACl प्लस ACH3COO माइनस NaCl, इनके मान रख दीजिए और आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। NaCl को ही आपको घटाना है, ठीक है। आप चाहो तो सवाल मेरे साथ बहुत सारे हैं, सवाल तो मेरे पास बहुत हैं, ये मान चलो। चलो अगला सवाल एक और ऐसे ही लगवा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं संख्याओं के मान चेंज कर दूंगा बस, बाकी सब आप अगला सवाल आप लिखेंगे। अगला सवाल है, अरे यार सवाल ही पूरा गड़बड़ है, दोबारा लिखना पड़ेगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन, अनंत तनुता पर HCl, NaCl एवं CH3COO Na के समतुल्य चालकत्व कितना है? 380.5 है, 380.5 कामा, दूसरा मान है 109.8 एवं और तीसरा मान दे रखा है 78.5 इकाई है, तो CH3COOH अम्ल के समतुल्य चालकत्व का अनंत तनुता पर आकलन करें। सवाल देखने में तो बहुत हैवी लग रहा है भाई, लेकिन कुछ भी अभी नहीं, आपको बस भाई रूल याद रखना है, HCl प्लस CH3COO Na माइनस NaCl, तो HCl का मान कितना दे रखा? 380.5 प्लस, और CH3COO का मान कितना देगा? तीसरे नंबर पे ये, तो तीसरे नंबर वाला मान ये हो गया 78.5 माइनस NaCl का मान दूसरे नंबर पे है तो 109.8। अब इन दोनों के मान को जोड़ लीजिए, बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ। जोड़िए 5 5 10, दशमलव हाथ लगा 1, 8 1 9, ठीक, ओहो 8 9, ठीक, 8 7 15, 15 की 5 हाथ से लगा 1,
और 459.0 माइनस 109.8। अब इसको घटा लेते हैं। तो 459.0 में से जब 109.8 घटेगा तो 10 में से 8 गया, बचा 2, यहाँ रह गया 8, 18 में तो 9 गया 9, यहाँ रह गया 4 और 4 में से गया 3। तो आंसर आपका आया, राइट आंसर आया 349.2। सभी से जल्दी। अब उम्मीद करता हूँ 2 सवाल लगवा दी, सभी को समझ में आ गया होगा इन 2 सवाल से। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले हेडिंग पे चलते हैं। मार्कर डाउन होने वाला है, ठीक है। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन नहीं पढ़ाएंगे भाई, विद्युत चल रहा है, विद्युत कितना चलाएंगे। इलेक्ट्रोड अब डालेंगे आगे। इलेक्ट्रोड, आइए अच्छा प्रश्न है। इलेक्ट्रोड उम्मीद करता हूँ सभी को ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। एक सेकेंड। तो इलेक्ट्रोड अब हेडिंग पड़ेगी इसमें, इलेक्ट्रोड, ये मानकर चला भाई। अच्छा, इलेक्ट्रोड आपने हेडिंग डाल दी। सबसे पहले आप इसमें चित्र बनाएंगे 2, या इसे हम अर्ध सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कल ही हमने बताया था। अरे यार, चित्र आप इसमें पहले बनाएंगे जिससे कि आपको ये समझ में बढ़िया से आ जाए। दूसरा चित्र, इसमें हम प्लेट एक डाले दे रहे हैं, ठीक है। ये प्लेट डाले, ये प्लेट आप इस प्लेट पर हम धनावेश की दे रहा हूँ, और ये कॉपर की प्लेट है, और ये विलयन है कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर CuSO4 इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर ये प्लस का काम करा तो नीचे SO4 काय का काम करेगा, माइनस का काम करेगा। बस समझना है इसे वहाँ, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा विलयन आपको बना रहा हूँ। इस विलयन में जिंक सल्फेट, इस विलयन में मैं ले रहा हूँ विपरीत काम होगा, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें प्लस लगा दिए, विपरीत काम करेगा तो उसमें माइनस काम करो ना, इसमें माइनस करो। ये प्लेट है आपकी Zn, और जिंक की है प्लेट, इसमें जिंक, और इसमें जो पानी भरा गया वो जिंक सल्फेट का भरा हुआ है, ZnSO4, ठीक है, ZnSO4। तो ये जिंक की छड़ है और ये कॉपर की छड़ है, दोनों लिख ली। अब इसको समझना है ये क्या, आखिर ये कर क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है। जब आप थ्योरी लिखेंगे अच्छे से समझ में आएगा। इसका मतलब ये होता है, अगर ये तुम्हारी छड़ धनावेश ऊपर दिखा रही है, ठीक है, ये छड़ जो धनावेश दिखा रही है तो ये बाइटर माइनस का काम करेगा। अगर ये छड़ ऋणावेशित है तो ये बाइटर आपका क्या काम करेगा, धनावेशित का काम करेगा, ठीक है। ये किसका काम करेगा, धनावेशित का काम करेगा। बस इतना बात समझना है आपको। तो आप इसमें लिख लीजिए, जब किसी धातु की प्लेट या छड़ को, जब किसी धातु की छड़ लिख दो या प्लेट लिख दो, छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन, एक बार चेक कर लें साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है, थोड़ा छोटा लिख रहा है। जलीय विलयन में
में रखा जाता है तो 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 धातु की प्लेट मतलब छड़ लगा तो धातु की छड़, जो छड़ लगा तो छड़ से ही काम चलाएंगे, प्लेट लिखते हैं तो प्लेट, ठीक है। तो धातु की छड़ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो आप देख रहे हैं कि हम जब कहें किसी विलयन में धातु की छड़ डालते तो उसमें एक आवेश उत्पन्न हो, अब ये आवेश धन आवेशित हो सकता है या ऋण आवेशित हो सकता है, ठीक है। तथा विलयन पर समान मात्रा में ओहो बल्ब नहीं जला है, तभी रोशनी कम आ रही है। एक सेकंड बल्ब जला देना, एक सेकंड। अब कुछ रोशनी बढ़ी। समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो आप देख रहे हैं अगर इधर धनावेशित हुआ है तो इधर विपरीत ऋणावेशित होगा, ठीक है। इस प्रकार की धातु छड़ थ्योरी लिखाने में थोड़ा टाइम लगता है ना। धातु छड़ इलेक्ट्रोड कहलाती है। इस प्रकार की धातु छड़ इलेक्ट्रोड कहलाती है। ये इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक एनोड, ठीक है। नंबर दो कैथोड। कैथोड माइनस दिखाता है और एनोड प्लस दिखाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रोड के बारे में लिख सकते हैं। एक बार आप इसको समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से कि आपने एक बीकर लिया, उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लिया और आपने उसमें कॉपर की प्लेट छड़ को डाल दिया। इधर आपने जिंक सल्फेट का विलयन लिया और जिसमें जिंक की प्लेट डाल दी। अगर इधर कॉपर की प्लेट पर धनावेशित उत्पन्न होता है तो ये विलयन ऋणावेशित काम करेगा। इधर देखते हैं अगर ये छड़ ऋणावेशित काम करती है तो ये विलयन धनावेशित काम करेगा, ठीक विपरीत काम करता है, ठीक है। जैसे कल लिखा है इसमें आपने, जब किसी धातु की छड़ की उसी धातु के लवण, मतलब कोई धातु की छड़ है उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोना है, ठीक है। तो देखो ये कॉपर है तो ये भी कॉपर सल्फेट लिए, तो इसी के विलयन में डुबोना है। जलीय विलयन में रखा जाता है तो धातु की छड़ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तथा विलयन समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न करता है। तो विलयन जो है समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न करे। अगर ये धन तो ये माइनस, ये माइनस तो ये धन, ठीक है। इस प्रकार की धातु छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। चलो यहाँ कहलाती है एक ही बात हो गया, कहते हैं, ठीक है। कहते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होते हैं, एक एनोड जो प्लस का काम दिखाता है, एक कैथोड जो माइनस का
काम करता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे नोट कर लीजिए। कितना टाइम वीडियो चल गया देख लें, ज़्यादा लंबा फिर अपलोड भी नहीं होता है। चलो ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, जल्दी सब स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मार्कर कुछ, अरे इसको डस्टर बोलते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग पड़ेगी विभव, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, ठीक, इसको आज इतना ही करते हैं, इसको लिख लेते हैं। जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को स्वयं आयन युक्त, छड़ को इसके स्वयं आयन युक्त विलयन में डुबोया जाता है तो यह धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। धातु की छड़ एवं, आगे लिखते हैं, धातु की छड़ एवं विलयन के सापेक्ष एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी। जब किसी धातु की छड़ को इसके स्वयं आयन युक्त विलयन में डुबोया जाता है, यह धातु की छड़, जो धातु की छड़ है, यह धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। धातु की छड़ एवं विलयन के सापेक्ष एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को हम निम्न कारकों से समझ सकते हैं। हम ये क्या है, नोट करके लिख सकते हो आप। इलेक्ट्रोड विभव को निम्न कारकों से समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट होगा आपका विलयन की सांद्रता पर। तो पहला पॉइंट होगा विलयन की सांद्रता पर। दूसरा पॉइंट आपका होगा
धातु की प्रकृति पर, धातु की प्रकृति पर कि किस प्रकार की धातु है, धातु की प्रकृति पर। तीसरी बात होगी विद्युत अपघटय की प्रकृति पर, तीसरी बात होगी विद्युत अपघटय की प्रकृति पर, और चौथी बात होगी ताप और दाब पर, ताप व दाब पर। तो ये कुछ इसे किन कारकों से हम समझ सकते हैं। आप इससे स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से जल्दी, इस समय कम है और जो प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे हम समझाने का ज़्यादा प्रयास करूँगा, और जो कम इम्पोर्टेंट है वो चलते रहो क्योंकि टाइम है कम। चलो स्क्रीनशॉट ले ली सबने, इरेज कर रहा हूँ मैं। इसके बाद अगला टॉपिक है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक 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 इलेक्ट्रोड विभव। इससे भी पहले हम चित्र के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। कि चित्र समझ गए तो इसकी परिभाषा आप आराम से कर जाएंगे। तो चित्र इसमें कुछ इस प्रकार से हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है, इसमें इस प्रकार से बढ़िया चित्र एकदम बनना चाहिए। इसमें मैं कॉपर सल्फेट का विलयन भर देता हूँ, कॉपर सल्फेट का विलयन भर देता हूँ CuSO4, ठीक है। अब इसमें जो छड़ डालेंगे वो कॉपर की छड़ होगी, क्योंकि उसी के विलयन की छड़ भी होती है भाई। तो ये छड़ हमने क्या डाली, कॉपर की छड़, कॉपर की छड़। अब इसका दाब कितना ले लें, तो P बराबर लिख लें एक वायुमंडल, एक वायुमंडल लिख लें, P बराबर एक लिख लें वायुमंडल। और टेम्परेचर ले लें 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस ले लें। इसके बाद आप ले लें सांद्रता, ले लें 1 मोल, सांद्रता ले लें 1 मोल। इसके बाद हम ले लें और E बराबर 1 डिग्री, ये तो बताना ही भूल गए, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव है जो इलेक्ट्रोड विभव आपने लिखा था वो E से प्रदर्शित किया जाता है, और ये 1 डिग्री से हम लिखे दे रहे हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव को 1 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं, और इलेक्ट्रोड विभव जो इससे पहले आपने जो पढ़ा था उससे E से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। दोनों में ये याद रखना। अब इसको हम डेफिनेशन लिखते हैं। यदि अर्ध सेल अभिक्रिया में, यदि अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रताओं देखो, अगर समझना तो मैं बोल भी रहा हूं तो मेरी आवाज को सुनकर लिख लीजिए। सांद्रता लिखिए, गलत लिख गया, सांद्रता, अरे यार गलत लिख गया,
सांद्रता इकाई, सांद्रता इकाई कामा तापमान, ठीक है, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस तथा दाब, एक वायुमंडल, हो तो इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, ठीक है। सभी बच्चे लिख लें। इसे 1 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं, आप देख लिया, इसे 1 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये हो गई कि यदि अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा दाब 1 वायुमंडल हो तो इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट, यदि अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा दाब 1 वायुमंडल हो तो इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, परीक्षा में से कई बार रिपीट किया गया है, इसलिए इसे समझ लें और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आगे आपको तैयारी करनी है। और शॉर्टकट में सारे प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, सारे प्रश्न बहुत ही शॉर्टकट में करवा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इन वीडियो से अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। देखो ऐसा है, अगर कुछ लोग टीचर पढ़ा तो रहे हैं लेकिन सबका अपना अपना फंडा है, नए नए तरीक़ों से समझा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा शॉर्टकट भी यूपी बोर्ड के लिए थोड़ा हानिकारक है, क्योंकि हम थोड़ा लिख के आएंगे तो नंबर कितने मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हम उसको डेफिनेशन, एग्जाम्पल, चित्र के माध्यम से अगर क्वेश्चन को करते हैं तो कहीं ना कहीं एक पेज भर जाएगा, तो एक पेज भर जाएगा तो 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। कि और 2 से 3 नंबर में 3 नंबर हाईएस्ट क्वेश्चन आते हैं। गैस वगैरह जरूर 5 नंबर पूछ ली जाती हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कंडीशनें दी जाती हैं, तब कहीं जाकर वो 5 नंबर देते हैं। ठीक है, जल्दी अगला प्रश्न, शायद हमने स्टार्ट में ही लिखवाया था। अगला प्रश्न हमने लिखवाया था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, चलो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये प्रश्न अच्छा है, परीक्षा में इसे भी पूछा गया। तो उसमें लिखिए विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक विभव ज्ञात करने के लिए एक मानक
इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया, एक मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, इसका एक चित्र है, इसे आप जरूर बनाइए। चित्र है, समय कम है, कम समझा पा रहा हूँ, नहीं तो समझाने के लिए तो हम अभी उसी पड़े होते। ठीक है, ये HCl विलयन है, ये काय का है विलयन, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये विलयन है। इसमें मैं डाल रहा हूँ काय की छड़ डाल रहा हूँ, कांच की नली डाल रहा हूँ। इसमें क्या डाल रहा हूँ, पहले कांच की नली है, कांच की नली है, इस प्रकार से नली है, ये गई। ठीक है, इसमें प्लेटिनम युक्त ये तार लगा रहा हूँ और ये आपकी प्लेटिनम की ही प्लेट है। ये काय की प्लेट है, पीटी युक्त प्लेट है लटकी हुई, और ये प्लेटिनम का तार है, पीटी का तार, और ये कांच की छड़ है, ये कांच की नली को छड़ का है, नली, और ये विलयन आपको पता ही चल गया HCl है। और इसकी विलयन की सांद्रता 1 मोल है। विलयन की सांद्रता कैसी है, विलयन की सांद्रता की बात करें तो बराबर 1 मोल। ठीक है, 1 मोल, और टेम्परेचर आपका वही रहेगा, कितना रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से इस डायग्राम को आप बना लें। अब वायुमंडल याद रखना, वायुमंडल भी इसका वायुमंडल रहेगा, वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल दाब भी आपका बराबर 1 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये क्लास पसंद आई होगी। सबने शॉर्टकट में परिभाषाएं हैं, चित्र हैं थोड़े, और इस माध्यम से अगर आप तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे नंबर मार्क्स प्राप्त होंगे। ठीक है, चित्र को जरूर बनाना, क्योंकि चित्र आपको नंबर बचाएगा, कटने नहीं देगा। ठीक है, परिभाषा के साथ एग्जाम्पल जो जरूरी होता है। और कल के लिए जो नष्ट समीकरण और EMF कराना है आपका, इसके बाद नष्ट समीकरण हो जाएगा, इसके बाद आपको इससे संबंधित कुछ सवाल होंगे, फिर आपका फैराडे नियम चलेगा, फिर आपका विद्युत रासायनिक सेल चलेगी, फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये कल प्रश्न होने वाले हैं। आज एक प्रश्न और करा दे रहा हूँ, क्योंकि कल कुछ ज़्यादा प्रश्न बच जाएंगे फिर, और ज़्यादा प्रश्न बच गए तो थोड़ी, चलो अब कल ही कराएं। कल संडे है और संडे को कोई एक लंबी क्लास चल जाएगी हमारे, तो कल कंप्लीट हो जाएगा। आज क्लास वैसे भी थोड़ी लंबी हो गई, 1 घंटा क्लास हो गया है, और फिर अपलोड होने में बहुत समस्या होगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें इसकी। कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं कि प्यार करूं, ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, तुझको देखूं कि प्यार। चलो बाय।